नमस्ते ट्रंप का इतना बड़ा भारत में आयोजन हो, एक गर्माहट रिश्तों में देखी जा रही थी। यहाँ बर्फीली हवाएं चल रही हैं, लेकिन क्या 47वें राष्ट्रपति के तौर पर भी डोनाल्ड ट्रंप का वही रुख, वही रवैया रहेगा? क्योंकि वीज़ा से लेके कई मुद्दों पर, टैरिफ को लेकर कई मुद्दों पर बहुत सारी लोगों की चिंताएं हैं उनके 47वें राष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर। आपकी इस पर क्या राय है सुधांशु जी? देखिए, सामान्यतः जो विश्लेषण होता है तो वो होता है कि वीजा को लेकर रिस्ट्रिक्शन होंगे, जो भारत के लिए थोड़ा विचार करने का विषय होगा। टैरिफ्स को लेकर, यद्यपि अभी तक जो उनके वक्तव्य आए हैं उनमें टैरिफ्स को लेकर उन्होंने कनाडा, मैक्सिको और चाइना के बारे में बात कही है, परंतु मैं कहूंगा एक लार्जर पिक्चर अगर आप देखें तो परिस्थिति एकदम अलग नजर आएगी। मैं इसको थोड़ा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लाना चाहूंगा। आज से करीब 32-33 साल पहले जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और यह मान लिया गया कि अमेरिका यूनिपोलर पावर ऑफ द वर्ल्ड हो गया, और उस समय मान लिया गया कि ग्लोबलाइजेशन, मार्केट इकोनॉमी, मेटेरियलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, इसने अब दुनिया में एक सेटल्ड इक्वेशन कर दी कि अब ये दुनिया के लिए फाइनल हो गया। और आपको शायद बहुत से दर्शकों को पता हो, फ्रांसिस फुकुयामा ने एक किताब लिखी, एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। और आप देखिए केवल 32-33 साल हुए हैं, आज वही अमेरिका जो चैंपियन ऑफ ग्लोबलिज्म बनता था वो आज प्रोटेक्शनिज्म की बात करने को विवश हो रहा है। अर्थात अब विश्व का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट बदलने जा रहा है। इसे विश्लेषकों को बड़े दृष्टि देखना चाहिए। कॉलोनियम, जो कोलोनाइजेशन था 200 साल चला, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की लड़ाई केवल 70 साल चली, और ग्लोबलाइजेशन के एरा पे केवल 25-30 साल में आते आते प्रश्न उठ गए। अब भारत को अपनी परिस्थिति तो देखनी होगी, अमेरिका को भी इसमें अपनी एक नई भूमिका तलाशनी होगी, क्योंकि जो जानकारी लगी है उसके अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था वी वांट टू अमेरिका मेक अगेन, यानी वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहेंगे तो दो चीजें होंगी, वो टैरिफ्स लगाएंगे जिससे चीन को ज्यादा नुकसान होगा, हमारे लिए भी कुछ सेक्टर्स में, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, ईवी कार्स हैं, उनके कंपोनेंट्स जो कंपनियां सप्लाई करती हैं उनमें थोड़ी समस्या आ सकती है। परंतु उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण स्टील इंडस्ट्री और अन्य को थोड़ी मदद भी मिल सकती है। एक हमारे लिए चुनौती ये हो सकती है कि अगर वो अपने रेट्स बढ़ाते हैं टू कंटेन द मनी इन अमेरिका, तो उस कारण से हमारे ऊपर इंटरेस्ट रेट पर भी असर पड़ सकता है। परंतु मैं पॉजिटिव साइड में देखूं तो लॉन्ग रन में इसमें भारत को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि मैं एक लाइन में विश्लेषण और देना चाहूंगा कि चाइना का जो राइज हुआ था ना अर्ली 90s में, उसमें अमेरिका का भी एक रोल था, क्योंकि यूएसएसआर के डाउनफॉल के बाद रशिया के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था जो आज चाइना के पास है। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि रशिया रिगेन कर ले अपनी पोजीशन, तो उसने चाइना को कोऑप्ट किया था और उसे उम्मीद थी कि चाइना डेमोक्रेटाइज होके और मार्केट इकोनॉमी का पार्ट हो जाएगा। अब आज की डेट में चाइना उनके लिए एक चैलेंज है। तो उसी प्रकार से आज उनको लगता है कि भारत को उस दृष्टि से सपोर्ट करना उनके लिए भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो मुझे लगता है आज भारत और अमेरिका की स्थिति यह है कि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, और वो मेरा अपने विचार से कहना ठीक नहीं। अगर आप उसको धरातल पे तौलेंगे तो इस मामले में भारत का पलड़ा 19-20 में कुछ 20 ही नजर आएगा। अगर आप पूरे जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन की तरफ देखेंगे, जिसे मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, मान लीजिए अमेरिका रशिया के साथ इक्वेशन को ठीक करने में सफल होता है, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होता है, तो जो गेहूं का अवेलेबिलिटी है, चूंकि रशिया और यूक्रेन यही दो देश सबसे ज्यादा गेहूं देते हैं, हमारे लिए इजी होगा। और अगर ऑयल का इंपोर्ट पे कोई एम्बार्गो हटता है तो भारत को उसका बहुत लाभ होगा। हम रूबल में रुपये के साथ कर रहे हैं और ऑयल के रेट्स भी कम हो सकते हैं। इसलिए एक मल्टीफेसेट आवश्यकता परिस्थिति है। परंतु मैं कहूंगा इसको जरा जियो पॉलिटिक्स में पिछले 30-40 साल में आने वाले परिवर्तन और उसमें अगले 4 साल में क्या होता, उस दृष्टि से देखें तो भारत बहुत बेहतर स्थिति में होने जा रहा है। सुशांत जी, गौरव सावंत हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। सुशांत जी से कमेंट लेते हैं। रोहित शर्मा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशांत जी, क्या इस बात में दम है? सुधांशु जी का जो पॉइंट था उसको अगर आप बड़े पैमाने पे देखें तो ये कह रहे हैं कि ये दो ऐसे मुल्क हैं जो कि आपस में प्रतिस्पर्धा में नहीं है, मतलब ये इनकी जो रिलेशनशिप है वो कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप नहीं है, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है। आप भी इसे मानते हैं कि सहयोगियों के तौर पर काम किया जा सकता है, आपस में प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है? सुशांत जी।
तो मैं सारी बात मानता हूँ सुधांशु जी की, लेकिन फिर उसमें कुछ मैं कीड़े भी डालूंगा जो उनकी बात है उसमें। देखिए, एक तरफ तो ये बात ठीक है कि हमारे एक बड़ा एक बड़ा कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है, एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, क्योंकि हमारे हित में जो है वही कुछ हद तक अमेरिका के हित में है, अमेरिका के हित में है वो हमारे हित में है। ये सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है। बाकी जहां तक व्यापार में क्या फेरबदल होगा, अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में क्या होगा, उसका हमको कितना फायदा होगा, कहां पर हमारे को नुकसान होगा, कहां पर हमारे लिए जगह बनेगी, ये तो अभी जैसे समय आएगा वैसे पता लगेगा। लेकिन हमारे को एक चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि चुनौतियां भी होंगी। सिर्फ यही नहीं होगा कि सब कुछ अच्छा होगा हमारे साथ, हमारे लिए चुनौतियां भी होंगी। और उसमें एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। हम लोग के यहाँ पर एक धारणा है कि अमेरिका को हमारी जरूरत है, जैसे हमको भी अमेरिका की जरूरत है। जब अमेरिका को हमारी जरूरत है तो अमेरिका उस जरूरत के तहत हमसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखेगा, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी कि भारत उनके लिए क्या क्या करेगा, और क्या भारत वो सब कुछ करने को तैयार होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर अमेरिका ये चाहेगा कि हम एक ऐसे रिलेशनशिप में अमेरिका के साथ आ जाएं जहां पर हम सारा का सारा अपना जो हिस्सा है वो अमेरिका के पल्ले में डाल दें, तो क्या हम लोग इसके लिए तैयार होंगे, या अधिकतर हिस्सा अमेरिका के पाले में डालें, क्या हम लोग तैयार होंगे? ये हमारे लिए चुनौती होगी। ये हम कैसे इसको आगे कितनी हमारे को धक्का देंगे इस चीज में, क्योंकि ये तो हम जानते हैं ना अंजना के ये जो ट्रम्प साहब हैं एक ट्रांजैक्शनल व्यक्ति है। उसका मतलब ये है, और मैं उसको कोई गलत चीज नहीं मानता, मैं तो इनफैक्ट उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में सब कुछ ट्रांजैक्शनल होता है, लेन देन पर बना हुआ होता है, ठीक है। तो मैं तो उसको स्वागत करूंगा, लेकिन वो जो लेन देन है उसमें किसका पलड़ा कितना भारी होगा ये हमारे को देखना पड़ेगा। क्योंकि और ट्रम्प साहब जिस तरीके से नेगोशिएट करते हैं और जिस तरीके की हमारी यहाँ पर राजनीति है, अब ट्रम्प एक लिहाज से मोदी जी के लिए एडमिरेशन भी बहुत है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि अगर मुझे कोई कुछ दे सकता है भारत में तो वो मोदी जैसा व्यक्ति दे सकता है जो इंचार्ज है। पूर्णिमा जी, आपके पास आने से पहले एक बार गौरव सावंत हमारे सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो गौरव जल्दी से एक पर्सपेक्टिव आपसे लेते हैं, उसके बाद से रोहित के पास भी चलेंगे, वो हमारे साथ लाइव आज तक पर जुड़ गए हैं। गौरव देखिए, एक ऐसा ऐतिहासिक लम्हा है जिस पर पूरे विश्व की नजर है। अब भारत और अमेरिका के रिश्ते के नजरिए से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद वो घंटे खत्म होने वाले हैं, जिसके बाद इनॉग्रेशन हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप का। क्या 45वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप, दोनों में कुछ फर्क है? और भारत को किस तरह से इसके लिए सतर्क रहना चाहिए, या थोड़ा मतलब कुछ सडन सब, क्योंकि वो इस बार माना जा रहा है कि वो पिछली बार तो समझ रहे थे कि कुर्सी में कितने इंचेस के गद्दी है, इस बार वो ये समझ रहे हैं कि मुझे कितने इंच ऊपर उड़ना है, मतलब ही कैन टेक बिग डिसीजंस। और जब वो ये समझते हैं तो ये समझते हैं कि भारत के बिना उनकी उड़ान उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि भारत विश्व का सबसे सशक्त प्रजातंत्र भी है। वो भारत का मस्तिष्क है। वो जो H1B वीजा जिसके बारे में लोग कहते हैं, उससे अमेरिका की इकोनॉमी को भी लाभ होता है, अमेरिका में उसमें जॉब्स जनरेट होते हैं। तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं। और जो उनकी टीम इकट्ठा हो रही है ना, जिस तरह से उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जिस तरह से उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, दोनों भारत के अभिन्न मित्र हैं। मतलब इंडिया कॉकस के को चेयर होना, या इंडिया के नॉन नेटो एलाई के रूप में इजराइल की तरह भारत को देखना, ये उसका समर्थन करते हैं। कैश पटेल अगर FBI डायरेक्टर बनते हैं, या तुलसी गैबर्ट अगर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बनती है, तो ये सब भारत के हित में ही जाएगा। लेकिन इन सब के बिना भी जो भारत का डायस्पोरा यहाँ पर है, वो अमेरिका की इकोनॉमी को बढ़ाता है, तो उससे दोनों देशों का विस्तार ही होगा। और ये ट्रंप एज ए बिजनेसमैन जानते हैं, बिल्कुल एज ए बिजनेसमैन जानते हैं। और कई लोग आज मतलब बीते दिन भी जब यहाँ पर लोग पहुंच रहे थे कैपिटल वन एरिना में, तो एक महिला ने मुझे ये कहा कि मैंने उनसे ये पूछा कि आपको ट्रंप क्यों पसंद है, व्हाई डू यू लाइक ट्रंप? तो उनका जवाब था कि आई लाइक द बिजनेसमैन इन हिम। तो लोग ये मानते हैं कि वो कारोबारी की तरह सोचते हैं, वो एक देश को भी उसी अंदाज में आगे ले जाएंगे, मुनाफा देखेंगे। और भारत के साथ दोस्ती में अमेरिका का मुनाफा है। धन्यवाद आपका गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहित हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, जल्दी से आपसे एक कमेंट, डोनाल्ड ट्रंप इस बार भारत के लिए क्या मायने रखते हैं? बहुत कंसर्न्स है H1B वीजा को लेकर, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर
ये स्किल्ड वर्कफोर्स इनको चाहिए, ये स्किल्ड वर्कफोर्स और उसका योगदान। और अनेकों लोग हैं जो अमेरिका में ये मानते हैं कि मतलब इससे बड़ा उनके लिए कोई बूंद नहीं हो सकता, ये अमेरिका की ग्रोथ में मदद करता है। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका को आने वाले समय में यहाँ के जो स्टैट्स है वो कहते हैं कि हाई टेक हाई स्किल वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली कंपीटिंग विद चाइना। बिल्कुल। और एआई को लेके, सेमीकंडक्टर्स को लेके, मैन्युफैक्चरिंग को लेके अगर अमेरिका दुनिया में किसी भी और देश की तरफ देख सकता है तो केवल भारत की तरफ देख सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वीजा और दूसरा भारत एज अ स्टेट